स्वागत है आप सभी का। मैं हिम्मत वैष्णव और पॉलिटी की इस क्लास में आज अपन केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। देखो, केंद्र का मतलब तो समझ गए होंगे आप। केंद्र के मंत्री हैं जितने भी, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, अपने यहाँ पे इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अर्थात संघीय व्यवस्था है। इसमें जिस प्रकार की सरकार की कल्पना केंद्र में की गई है, उसी प्रकार की सरकार स्टेट में भी है। अर्थात यहाँ पे अगर अपने पास प्रधानमंत्री है तो यहाँ पे है मुख्यमंत्री, यहाँ पे भी मंत्री है, यहाँ पे भी मंत्री है। ठीक है, तो अपन आज स्टेट के मंत्री की पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के आज अपन केंद्र सरकार के मंत्री है उन पर डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर अपन को ये पता होना चाहिए कि जो सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, पहला होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखो, ये जो विधायिका होती है ये विधि बनाने का काम करती है। जैसे इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है अपन को कि विधायिका। ठीक है, तो ये विधायिका विधि बनाने का काम करती है, जबकि कार्यपालिका इस विधि को लागू करती है, मतलब एग्जीक्यूशन का काम है। ठीक है, कार्यपालिका का। और न्यायपालिका न्याय का काम करती है। ठीक है, जस्टिस का काम करती है। देखो, अब अपन केंद्र सरकार के बारे में बात करें, अपने भारत की केंद्र सरकार, तो उसमें विधायिका के रूप में अपने पास है संसद। ठीक है, और संसद के 2 सदन है, अपने को पता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पे कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका, देखो कार्यपालिका 2 तरह की होती है। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में जो सिविल सेवक होते हैं वो आते हैं। ठीक है, जो कंपटीशन की तैयारी करके एग्जाम क्रैक कर कर कहीं ना कहीं प्रशासन में जाते हैं, वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। दूसरी तरह की कार्यपालिका होती है अस्थायी। ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, अर्थात प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री पीएम, जितने भी सारे मंत्री है केंद्र के वो, और महान्यायवादी। कौन आता है? महान्यायवादी। ये सब केंद्र की कार्यपालिका है। और न्यायपालिका की बात करूं तो वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। देखो, अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब जहां लोगों के हाथ में सर्वोच्च पावर है, अर्थात सरकार वो बनाती है, सरकार वो चलाती है, कानूनों का एग्जीक्यूशन वो करवाती है। ठीक है, तो लोकतंत्र में लोगों के हाथ में सब कुछ होता है। अब लोग सरकार कैसे बनाएंगे? तो लोग अपने वोटिंग राइट से, वोट का अधिकार होता है लोगों के पास, लोग अपने पसंदीदा लोगों को वोट करेंगे, अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और उनको सरकार में ले जाके बैठाएंगे। तो देखो, इलेक्शन होता है तो लोग वोट करते हैं। अब केंद्र के बारे में अपन बात कर रहे हैं, केंद्र की सरकार के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देखो, केंद्र के लिए अपन क्या करते हैं कि पूरे देश को, इलेक्शन होगा पूरे देश में, अपन पूरे देश को क्या करेंगे कि लोकसभा क्षेत्र में बांटेंगे। ठीक है, पूरा देश लोकसभा क्षेत्र में बांटेंगे पहले। ठीक है, ये पूरा देश अपन ने क्या करा, लोकसभा क्षेत्र में बांटा। ये सारे लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, फिर क्या होगा कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से यहां के लोग, देखो जैसे ये लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, इस लोकसभा क्षेत्र के लोग क्या करेंगे, अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सारे क्षेत्र से अपने अपने प्रतिनिधि चुने जाएंगे लोगों के द्वारा। और ये प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? सांसद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सांसद कहलाते हैं। सारे क्षेत्र से सांसद आएंगे। ऐसे करके पूरे भारत में आज वर्तमान में 543 सांसद हैं। ठीक है, ये सांसद क्या करते हैं? अपनी जो विधायिका है केंद्र की, विधायिका कौन है? संसद। संसद के अभी अपन ने 2 सदन देखे थे। एक तो होता हायर सदन, उच्च सदन, राज्यसभा। एक होता लोअर हाउस, जिसको कहते हैं लोकसभा। ये देश के सारे सांसद होंगे ना, जो 543 सांसद,
ये यहाँ पे आके बैठेंगे, ठीक है, इस भवन में बैठेंगे। इस भवन का नाम है लोकसभा, ठीक है, मतलब लोगों की सभा। ये सारे लोगों ने क्या करा, अपने अपने प्रतिनिधि चुने और इस लोकसभा में भेजे, ठीक है। ये यहाँ पे इन लोगों के प्रतिनिधि है, इन लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, इन लोगों के बिहाफ पर कानून बनाएंगे, सरकार चलाएंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अपन ने देखा कि सारे सांसद आके बैठेंगे और अपने भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, अर्थात कई सारी पार्टियां इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है, ठीक है। तो देखो ये सारे सांसद जरूरी नहीं है कि एक पार्टी के हैं, कई सारी पार्टी के हो सकते हैं, 2-3 पार्टियों के हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा कि जिस पार्टी के पास इस लोकसभा में बहुमत होगा, जिस पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत होगा, एक पार्टी होगी जिसके पास बहुमत होगा, नहीं होगा तो वो 1-2 पार्टियां मिलकर इतनी सीटें ले लेगी कि वो बहुमत में आ जाए। देखो अब ये बहुमत का तात्पर्य क्या है कि जो टोटल सीट है ना, इसका मिनिमम 50% अगर किसी पार्टी के पास है तो वो पार्टी बहुमत में है। देखो अब इसका 50% निकाल के देखते हैं अपन। ये 543 है, परसेंटेज तो निकालना आता होगा आपको, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 50 डिवाइड बाई 100 करूंगा तो ये 2 बार गया, इसको करा तो लगभग 272 सीटें जिस पार्टी के पास होगी वो पार्टी क्या होगी, लोकसभा में बहुमत में होगी, ठीक है। अभी देखो 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है 2024 के इलेक्शन का, ये सब गेम वहां चलेगा, ठीक है, कि किस पार्टी के पास बहुमत होगी। बीजेपी का नारा है ना कि 400 पार, लेकिन उसको सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए, 272 सीटें होगी तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ समझा रहा हूं, आपको एग्जीक्यूशन कहाँ करना है, अभी जब रिजल्ट आएगा तब आपको बैठ के देखना है टीवी में, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकल फील करनी है चीजें, ठीक है। देखो किताबों में जो लिख रखा है वो कहीं ना कहीं अपने आसपास की चीजें ही हैं, अब अपन उसको रटते हैं वो चीजें गलत है। अपने आसपास की चीजें समझकर अगर एग्जीक्यूशन किया जाए तो किताबें कुछ नहीं है, अपन बाहर से ज्यादा चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, जिस पार्टी के पास 272 सीटें होगी वो पार्टी क्या करेगी, अपना एक नेता चुनेगी इस लोकसभा में, ठीक है। इस लोकसभा में वो पार्टी अपना एक नेता चुनेगी और राष्ट्रपति साहब को, जो अपने प्रेसिडेंट है, वो इस नेता को क्या करेंगे कि प्रधानमंत्री बना देंगे। और राष्ट्रपति के पास कोई चारा नहीं, इसको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा अगर कोई पार्टी बहुमत में है तो, ठीक है। नेता को प्रधानमंत्री बनाएगा कौन, बनाएगा राष्ट्रपति बनाएगा, ठीक। अब देखो ये अपने प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री क्या करते हैं बनने के बाद, प्रधानमंत्री एक लिस्ट भेजते हैं जिसमें बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री किसको भेजेंगे, राष्ट्रपति को ये लिस्ट भेजेंगे कि भाई इन इन लोगों को ये मंत्री का पद देना है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, इन इन लोगों को मंत्री बना देंगे। राष्ट्रपति के पास वो कोई चारा नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति को इनको मंत्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री ये भी बताते हैं इस राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री साहब राष्ट्रपति को बताते हैं कि किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा मंत्रालय देना है, कौन सा मंत्रालय देना है, ठीक है, और क्या कार्य देना है ये भी बताते साथ में, ठीक है। अब देखो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बताया कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय देना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है कि किसी मंत्री को अगर निकालना है, उसको पदच्युत करना है, उसको मंत्रालय जो दिया है उससे वापस लेना है, वो भी प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं। राष्ट्रपति से कहते हैं कि इस व्यक्ति को है जो मंत्री परिषद से बाहर करो, तो राष्ट्रपति उसको मंत्री पद उससे ले लेता है, ठीक है। यहाँ ये चीज समझ में आई आपको। देखो अब क्या होता है कि ये मंत्री बन गए, ठीक है। अपन ने अभी देखा था कि ये जो 543 सदस्य है बन के कहाँ जा रहे हैं, ये विधायिका में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये सांसद जो भी है वो क्या है, विधायिका के अंग है, ठीक है।
फिर इन 543 सांसदों में से कितने लोग मंत्री बनेंगे? मंत्री कितने लोग बनेंगे? तो इस संबंध में आपको पता है 91th अमेंडमेंट था अपना, उसमें कहा गया, मूल संविधान में ऐसे कोई प्रावधान नहीं था कि कितने मंत्री होंगे, आप अपनी इच्छा से कितने भी बना सकते थे। देखो 91th अमेंडमेंट 2003 में आया, उसके बाद ये हो गया कि जो लोकसभा की कुल सीटें हैं, कि जो टोटल सीट है उस सीट का मैक्सिमम 15%, अर्थात उस सीट के अधिकतम 15% आप मंत्री बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके 60 से 70 मंत्री बनाए जाते हैं। आई चीज समझ में? केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं कि भाई कितने मंत्री बना सकते हो, तो 91th अमेंडमेंट में 2003 में यह कहा गया कि 15% लोकसभा के अधिकतम आप मंत्री बना सकते हो। ठीक, तो ये चीज आप याद रखना कि कितने मंत्री बना सकते हैं। अब ये लोग मंत्री बने, ठीक है, जबकि ये सांसद क्या थे? विधायिका के अंग थे। ठीक है, विधायिका के अंग थे। ये मंत्री बनने के बाद ये किस में आ गए? मैंने अभी बताया था कि कार्यपालिका में सारे मंत्री होते हैं। मंत्री किस में आएंगे? कार्यपालिका में। तो देखो ये सांसद जो थे विधायिका के अंग थे, मंत्री बनने के बाद वो कार्यपालिका में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है विधायिका में भी है। ये सांसद तो रहेंगे ही, सांसद के साथ इनका अपग्रेडेशन हो गया, इनको मंत्री पद भी मिल गया। ठीक है, देखो अब अगर मैं विधायिका और कार्यपालिका में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, जैसे ये विधायिका है, ठीक है, यहां पर अपने पास 543 सदस्य थे, उसमें से कुछ मंत्री है जो कार्यपालिका में है, अर्थात जो मंत्री है ये विधायिका और कार्यपालिका दोनों में है। ठीक, तो इन दोनों के बीच ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, कि भाई जो विधायिका और कार्यपालिका में क्या था? ओवरलैपिंग ग्राफ बनेगा, जिसमें ये मंत्री है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने मंत्री की बात करी। ठीक है, ये मंत्री है जो वेतन, जो संसद समय समय पर इन सांसदों के लिए जो वेतन डिसाइड किया जाता है वही वेतन लेते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था, इनके पास एक पद और आ गया, मंत्री का पद। तो मंत्री का पद आने के बाद इनके जो एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं, इनको मकान, ठीक है, इनको स्वास्थ्य सुविधा, गाड़ी, ये सब एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, बाकी इनका जो वेतन होता है वो एक सांसद के रूप में ही मिलता है इनको। ठीक है, अब देखो यहां पर मंत्री के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। जो मंत्री परिषद है अपनी, उसकी संरचना समझते हैं कि अपने पास कितने तरह के मंत्री है। ठीक है, तो अगर मैं मंत्री परिषद की संरचना की बात करूं तो उसमें 3 तरह के मंत्री है। पहला कि कुछ है अपने पास कैबिनेट मंत्री, दूसरा कुछ है अपने पास राज्य मंत्री, और कुछ है अपने पास उप मंत्री। ठीक है, अब देखो ये कैबिनेट मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं जिनके पास बड़े मंत्रालय होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, जो अपने होम मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, रक्षा मंत्रालय हो गया। ठीक है, ऐसे मंत्रालय, बड़े मंत्रालय जिन लोगों के पास होते हैं वो कैबिनेट के सदस्य होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के पास क्या होते हैं कि जो सारे बड़े मंत्रालय होते हैं, बड़े मंत्रालय जिन लोगों के पास होते हैं वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, रक्षा मंत्रालय हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई। ठीक है, ये सारे बड़े मंत्रालय हैं, जिन लोगों के पास होंगे वो कैबिनेट मंत्री होंगे। ये इनकी संख्या 15 से 20 है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये स्वतंत्र रूप से अपने मंत्रालय में कार्य करते हैं। दूसरे तरह के मंत्री आते हैं राज्य मंत्री। ये राज्य लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टेट के मंत्री है तो केंद्र के मंत्री, केंद्र की जो मंत्री परिषद है उसी के मंत्री, लेकिन इनका नाम राज्य मंत्री रख रखा है
यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। जो राज्य मंत्री होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, इनका बहुत बड़ा मंत्रालय होता है, ठीक है। ये अकेले कामकाज नहीं संभाल पाते इस इतने बड़े मंत्रालय का। तो कुछ राज्य मंत्रियों को इन मंत्रालय के कुछ विभाग दे दिए जाते हैं, या फिर इन बड़े मंत्रालयों के कुछ कार्य इनको सौंप दिए जाते हैं। तो ऐसे मंत्री कहलाते हैं राज्य मंत्री, ठीक है। ये राज्य मंत्री होते हैं कुछ जिनको बड़े मंत्रालयों के विभाग दे दिए जाते हैं कैबिनेट मंत्री के अंडर में, या फिर कैबिनेट मंत्री के अंडर में कोई कार्य सौंप दिया जाता है। ऐसे मंत्री, ऐसे राज्य मंत्री क्या करते हैं, ये पूर्णतः इन कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में कार्य करते हैं अपना, ठीक है। ये अंडर होते हैं इनके कैबिनेट मंत्री के। दूसरा तरीका देखो, पहला ये, दूसरा कि इनको क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से कोई मंत्रालय आवंटित कर दिया जाए। छोटे मंत्रालय हैं कोई तो इनको दे दिए जा सकते हैं, स्वतंत्र मंत्रालय दे दिया जाता है, तो इनको कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ऐसे मंत्रियों को क्या कहते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अर्थात इनको स्वतंत्र रूप से कोई मंत्रालय आवंटित है, ठीक है। ये कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, क्योंकि अगर ये कैबिनेट के सदस्य होते तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट की तरह ही अपना एक स्वतंत्र मंत्रालय होता है, ठीक है। कैबिनेट जितना बड़ा मंत्रालय नहीं होता, लेकिन छोटा मंत्रालय होता है। इनका स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए फ्रीडम है इनको, लेकिन ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। ये कैबिनेट की मीटिंग में कभी नहीं बैठ सकते, ठीक है। कैबिनेट की मीटिंग में नहीं बैठ सकते, लेकिन हाँ एक चीज है कि कभी कभार इनके मंत्रालय के संबंध में कोई कार्य हो कैबिनेट को, तो इनको बुलाया जा सकता है कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जो राज्य मंत्री होते हैं सिर्फ वो विभाग या फिर कार्य संभालते हैं बड़े मंत्रालयों का कैबिनेट मंत्री के अंडर में। चीज समझ में आई। अब देखो, कुछ होते हैं उप मंत्री। ये जो उप मंत्री होते हैं ना, ये हेल्पर है, कुल मिला के हेल्पर मिनिस्टर होते हैं, ये हेल्पर मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ये हेल्प करने के लिए है। किन को हेल्प करेंगे, ये पहले नंबर और दूसरे नंबर वाले मंत्री को। कोई राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, कोई कैबिनेट मंत्री है, उनको हेल्प करेंगे ये राजनीतिक तरह से, पॉलिटिकली हेल्प करेंगे। ये संसदीय कोई मुद्दा है उसके संबंध में हेल्प करेंगे, प्रशासनिक हेल्प करेंगे। ये उपमंत्री क्या करते हैं, इनके हेल्पर के तौर पर होते हैं, ठीक है। तो ये मंत्री परिषद की अपनी संरचना है, ठीक। अब देखो, अगर मैं बात करूं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे संविधान में आपको पता है मूल रूप से जो अपना संविधान बना था उसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, जहां पर मंत्री परिषद का उल्लेख है कि भाई मंत्री परिषद है। इन 2 जगह पर सिर्फ मंत्री परिषद का उल्लेख है, लेकिन अपन बोलचाल की भाषा में देखो मंत्री परिषद के इतर कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उनको भी समझना है अपन को। जैसे अपन कभी कभी करते हैं मंत्रिमंडल, और बहुत पहले, अभी तो नहीं होता, लेकिन बहुत पहले ये किचन कैबिनेट की भी चर्चा होती थी, ठीक है। इसको भी समझ ही लेते साथ साथ। देखो, अपन मूल रूप से अपने संविधान में आर्टिकल 74 और 75 में मंत्री परिषद की है उल्लेख, मानते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का मूल रूप से अपना जो संविधान बना था उसमें मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है। जब अपना 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उसमें एक आर्टिकल था 352, उसमें अमेंडमेंट करा था इस 44वें संविधान संशोधन के तहत, जब मंत्रिमंडल का उल्लेख बाद में करा गया था। अपने मूल संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख है ही नहीं। ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखना ना। कब 44th अमेंडमेंट जो 352
आर्टिकल है हमारा संविधान का, ठीक है, उसमें इस संशोधन के तहत इस मंत्रिमंडल का बाद में उल्लेख करा गया है, ठीक है। अब देखो अपन को मेन इन दोनों के बीच डिफरेंस समझना है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच क्या डिफरेंस है। देखो पहले मैं अगर इसके बीच ग्राफ बनाऊं तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। देखो ये मंत्रिपरिषद है ना, ये है, तो मंत्रिमंडल ये है। तो आप चीज समझ रहे हैं कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा कोई चीज है, ठीक है, उसका ही एक अंग है मंत्रिमंडल, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि भाई ओवरऑल तो ये मंत्रिमंडल है, वो भी कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद ही है, ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल नहीं है। चीज समझ में आई कि जो ये मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा हिस्सा है। चीज समझ में आ गई। देखो अब अपन इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मंत्रिपरिषद मैंने अभी बताया था कि कितने लोकसभा के टोटल सीट है उसके 15% से अधिक नहीं होंगे, मैक्सिमम 15% है जो मंत्री बनेंगे, अर्थात ये 60 से 70 लोग होते हैं। देखो अब अपने पास ये मंत्रिपरिषद था तो मंत्रिमंडल की जरूरत क्यों पड़ी, अब ये समझते हैं। देखो 60 से 70 लोग बैठे हैं, ये मंत्री है, ठीक, किसी चीज पे डिसीजन लेते हैं। किसी चीज पे डिसीजन ले पाना इतने लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, या फिर इतने लोगों को बुलाया अपन ने मीटिंग में, ये सारे आ पाना मुश्किल है जिस दिन बुला रहे हैं। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल है इसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं, ठीक है, 15 से 20 सदस्य होते हैं। ये सदस्य होते हैं ना मंत्रिमंडल के, ये इन 60-70 में से ही 15-20 अलग से निकाल दिए जाते हैं, ठीक है, ये ग्रुप की तरह काम करते एक, ठीक है। ये जो है सारे क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है सारे के सारे, जबकि ये है ना ये कैबिनेट मिनिस्टर भी है इसमें, इसके अंदर राज्य मंत्री भी है और इसके अंदर उप मंत्री भी है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जो कैबिनेट के लोग हैं उनको अलग से अपन ने एक मंत्रिमंडल के तौर पर रखा है। देखो ये जो मंत्री परिषद होता है ना, इनके पास जो पावर होती है वो सिर्फ पेपर में होती है, दिखावा है एक तरह का, जबकि रियल पावर किसके पास होती है, इस मंत्रिमंडल के पास। रियल पावर किसके पास होती है, इस मंत्रिमंडल के पास। यह मंत्रिमंडल क्या करता है, निर्णय लेता है सरकार के संबंध में, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे ये मंत्रिमंडल लेगा, और लागू कौन करेगा इनको लागू करने का जो है कार्यभार इनको सौंपा जाता है मंत्रिपरिषद को, ठीक है। ये संयुक्त रूप से लोकसभा में है जो उत्तरदायी है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इन मंत्रिपरिषद का, और ये मंत्रिमंडल इसके सामूहिक उत्तरदायित्व को क्या करते हैं, लागू करते हैं। जबकि इनका क्या है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है इनका, कहां पे, लोकसभा में, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। ये इस सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करते हैं, ठीक है। जो भी डिसीजन, महत्वपूर्ण डिसीजन ये लेते हैं, ये इनका काम है लागू करना। फिर ये इस पे सर्विलांस भी करते हैं मंत्रिपरिषद पे। इनके पास रियल पावर होती है जबकि इनके पास कागजों में पावर होती है, ठीक है। ये टोटल है जो 60 से 70 होते हैं, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप मंत्री सारे शामिल होते हैं, लेकिन इसमें जो क्रीम होती है अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर ही इसमें होते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। अब डिफरेंस पता चला होगा कि क्या कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, क्या राज्य मंत्री होते हैं, क्या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, क्या उप मंत्री होते हैं, क्या मंत्रिमंडल होता है, क्या मंत्रिपरिषद होता है। देखो अभी 4 जून को मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट आने वाला है लोकसभा के चुनाव का, और अपन इस लोकसभा के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, कैसे सरकार बनती है, ठीक है, कैसे मंत्री बनते हैं अपने, ठीक है, ये सब अपन ने डिस्कस करा। तो आप अगर ये वीडियो
4 जून से पहले देख रहे हैं, तब आप रिजल्ट आए तब आपकी पैनी नज़र रहनी चाहिए न्यूज़ पर, ठीक है। किसको मिनिस्टर बनाया जा रहा, किसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा, किसको राज्य मंत्री, किसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कौन उप मंत्री है, ये चीज़ आप एक बार देखोगे ना, उससे गो थ्रू होंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। अपन किचन कैबिनेट की बात करते हैं। ये किचन कैबिनेट जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, ठीक है, और इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब ये बहुत चर्चा में रहता था, क्योंकि ये किचन कैबिनेट बहुत ही पावरफुल होता था। यहाँ तक कि ये कैबिनेट मंत्रालय, कैबिनेट जो मंत्री होते थे, ठीक है, उनसे ज़्यादा पावरफुल होता था कहीं ना कहीं। देखो ये किचन कैबिनेट और कैबिनेट में अंतर क्या है। देखो यहाँ पर किचन कैबिनेट में पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकली दोनों सदस्य होते हैं, अर्थात कोई मंत्री भी हो सकता है इस किचन कैबिनेट में, कोई प्रधानमंत्री का मित्र भी हो सकता है जिसका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं हो वो भी, कोई पारिवारिक सदस्य भी हो सकता है, ठीक है। ये टोटल मिला के किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री पे डिपेंड करता है कि इसमें 6-7 सदस्य रखे, 8-9 सदस्य रखे, ठीक है, इतने सदस्य होते हैं बेसिकली इसमें, ठीक है। ये किचन कैबिनेट जो है, देखो इसमें राष्ट्र जो प्रधानमंत्री के बहुत ही विश्वास पात्र लोग होते हैं, ठीक है, जिसके सामने प्रधानमंत्री हर कोई मुद्दा डिस्कस कर सकता है, ठीक है। ये किचन कैबिनेट में ऐसे डिसीजन भी लिए जाते हैं जो पहले यहीं तक सीमित रहते हैं, फिर ये कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनके सामने बाद में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन पहले कहाँ, पहले यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं किचन कैबिनेट में। किचन कैबिनेट इसलिए भी बनाई गई क्योंकि कुछ पॉलिटिकली मुद्दे ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ पॉलिटिकली ऐसे मुद्दे होते हैं जो बहुत ही मतलब गोपनीय मुद्दे होते हैं, जिनको अपन डिसीजन लेने से पहले प्राइवेट नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं कर सकते हैं, उनको डिसीजन को पहले अपन सार्वजनिक नहीं कर सकते। ऐसे गोपनीय मुद्दे लेने के लिए ये किचन कैबिनेट उचित है, ठीक है। इस किचन कैबिनेट में 6 से 7 सदस्य होते हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत खास होते हैं। ये जरूरी नहीं पॉलिटिकल करियर के हो, मंत्री हो सकते हैं, इनके कुछ मित्र हो सकते हैं, पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं। इस तरह से ये किचन कैबिनेट बनती है, ठीक है। अब देखो इन मंत्रियों के जो उत्तरदायित्व है उनके बारे में बात करेंगे। ये मंत्री होते हैं जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पहले अपन देखते हैं मंत्री का सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। ये सामूहिक रूप से कहा, लोकसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। देखो इस सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या होता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब सीधा सा अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ठीक है। जैसे किसी कैबिनेट ने किसी मुद्दे पर कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, डिसीजन ले लिया। अब ये डिसीजन भले मंत्री परिषद के सामने रखा जाएगा, भले मंत्री परिषद को ये मंजूर हो, किसी मंत्री कोई मंत्री इसके खिलाफ भी उसके खिलाफ भी सोच रखता है, लेकिन उसको लोकसभा में उसका समर्थन करना है और बाहर भी उसका समर्थन करना है। अर्थात जो कैबिनेट के द्वारा लिए गए डिसीजन हैं उस डिसीजन पे सबको टिकना पड़ेगा, ठीक है, उस डिसीजन को मानना पड़ेगा, उस डिसीजन का सपोर्ट करना पड़ेगा, भले सदन के अंदर हो सदन के बाहर हो। कोई मंत्री अगर इस डिसीजन से असंतुष्ट है फिर भी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सदन में और सदन के बाहर। ये इसका है जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, सदन के बाहर भी। ये सदन में या सदन के बाहर ऐसे मुद्दे पर अपने भले ये अविश्वास रखता हो इस मुद्दों के संबंध में, ठीक है, इसके मन में कुछ है कि ये संतुष्ट नहीं है इस मुद्दे को लेकर, तब भी ये सदन में या सदन के बाहर कुछ बोलेगा नहीं अपने मुंह से इसके खिलाफ, ठीक है। तो यह है सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर कोई मंत्री असंतुष्ट है ऐसे मुद्दों में तो क्या होगा कि उसको खुद को अपना त्याग पत्र दे देना होगा,
वो अपना त्याग पत्र दे देगा, अन्यथा उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर देखो सामूहिक उत्तरदायित्व का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहूं तो अविश्वास प्रस्ताव पर है। देखो अविश्वास प्रस्ताव जब पास होता है, जब अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, तब सारे जो मंत्री है उनको क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। इसमें लोकसभा के भी मंत्री होंगे और राज्यसभा के मंत्री भी होंगे, सबको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अर्थात ये सामूहिक रूप से लोकसभा में उत्तरदायी हैं अपने कार्यों के लिए। ठीक है, अगर उनके खिलाफ किसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, अर्थात सदन में सरकार के पास विश्वास नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सारे मंत्रियों को क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। उन मंत्रियों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मंत्री होते हैं। ठीक है, तो यह है सामूहिक उत्तरदायित्व। अब देखो मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है। ठीक है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व उसका है जो राष्ट्र प्रमुख होता है उसके समक्ष होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट के समक्ष इसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। देखो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या है कि किसी व्यक्ति के कार्य, किसी नेता के कार्य से, किसी मंत्री के कार्य से अगर प्रधानमंत्री या सरकार संतुष्ट नहीं है, कार्य से असंतुष्टि है, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, कहेगा राष्ट्रपति से कि भाई इसको त्याग पत्र के लिए कहो कि इस मंत्री त्याग पत्र दे। ठीक है, तो ऐसे करके ये मंत्री है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, तो इसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी किसके लिए होगा, राष्ट्रपति के प्रति होगा। ठीक है, और तीसरा है विधिक उत्तरदायित्व। देखो विधिक उत्तरदायित्व क्या होता है कि ब्रिटेन जैसे विधिक उत्तरदायित्व, ब्रिटेन जैसे राष्ट्र में क्या होता है, विधिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। विधिक उत्तरदायित्व क्या होता है कि जैसे राजा का, ब्रिटेन की बात कर रहा हूं मैं ना, ब्रिटेन में क्या होता है कि राजा क्या करता है, कोई सार्वजनिक आदेश है जो पास करता है, तो उस आदेश पर क्या होना चाहिए, सारे मंत्रियों के साइन होने चाहिए। मंत्री इस पे सिग्नेचर करेगा। क्यों, क्योंकि देखो जब कभी भी इस आदेश के संबंध में कोर्ट में, न्यायालय में कोई कानूनी रूप से कोई प्रॉब्लम आएगी, तो क्या होगा कि इनको ठांसा जाएगा, मंत्रियों को जिन्होंने सिग्नेचर करे, इनको क्या करेगा, कोर्ट में घसीटा जाएगा, इनको जिम्मेदार ठहरा जाएगा मंत्रियों को। ठीक है, यहां पर राजा बच जाएगा अपनी जिम्मेदारी से, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन में माना जाता है राजा कुछ गलत नहीं कर सकता। ठीक है, राजा कभी गलत नहीं हो सकता। जबकि अपने यहाँ पे भारत में क्या होता है, राष्ट्रपति को जो सलाह दी जा रही है इवन मंत्री परिषद के द्वारा, वो सलाह भी जांच नहीं किए जा सकते, सलाह की भी जांच नहीं की जा सकती। ये सलाह क्या है, ये गोपनीय सलाह होती है। ठीक है, इस सलाह की किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में क्या है, कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं है मंत्रियों का। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक रूप से वो किसके समक्ष, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप में। अब देखो अपने संविधान में आर्टिकल 74 है,
उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये मंत्री परिषद के संबंध में है, ठीक है। यहाँ पे मंत्री परिषद का उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल 74 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, उसको सलाह देने के लिए एक क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। और ये मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करेगा। इसका नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। और राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, मंत्री परिषद सलाह देगा। किसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ये लिख रखा, क्या लिख रखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। देखो अब ये सलाह दी जाएगी, ठीक है। ये सब 74 में लिखा है जो मैं बोल रहा हूं। पहली चीज तो ये लिखी है। दूसरी चीज कि जो ये सलाह दी जाएगी, ठीक है, ये माननी बाध्य है। किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। फिर एक बात लिखी रखी है कि हाँ, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए कह सकता है। भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जैसे देखो, ये सलाह दी, अभी राष्ट्रपति को मानना बाध्य है, ठीक है, ये बाध्य है भाई। लेकिन ये एक बार इसको रिव्यू के लिए कह सकता है कि भाई इस पे रिव्यू करो। लेकिन अगर ये दोबारा भेजे तो फिर इसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार रिव्यू के लिए कह सकता है, अगेन नो रिव्यू, इसको माननी पड़ेगी राष्ट्रपति को, ठीक है। ये चीज लिख रखी है। सेकंड चीज ये लिख रखी है कि जो ये सलाह दे रहा है, ये मंत्री जो सलाह दे रहे हैं, आर्टिकल 74 में लिख रखा है ना, कि जो सलाह दे रहे हैं मंत्री परिषद, वो जांच नहीं की जा सकती। इसमें किसी भी न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जा सकती। पहली चीज क्या कह रखा है आर्टिकल 74 में, कि भाई एक मंत्री परिषद होगा, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा, ये इनको सलाह देगा राष्ट्रपति को, ठीक है। ये जो सलाह है ये बाध्यकारी है, अर्थात राष्ट्रपति को माननी होगी। हालांकि राष्ट्रपति इसके रिव्यू के लिए कह सकता है मंत्री परिषद को, लेकिन मंत्री परिषद अगर दोबारा इसको भेजे तब ये राष्ट्रपति को बाध्यकारी, कंपल्सन है कि इसको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड चीज इसमें ये लिख रखी है कि ये जो सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के द्वारा, वो जांच नहीं की जा सकती किसी भी मंत्रालय में, ठीक है। ये आर्टिकल 74 में लिख रखा है मंत्री परिषद के संबंध में। अब मंत्री परिषद के संबंध में एक आर्टिकल और है, ठीक है, आर्टिकल 75। देखो आर्टिकल 75 में कई सारी चीजें लिख रखी है मंत्री परिषद के संबंध में। सबसे पहले यह है कि जो राष्ट्रपति होगा, ये मैंने समझा दिया है लेक्चर के स्टार्टिंग में। राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। समझाया था ना स्टार्टिंग में कि भाई जिस पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत होगा, उस पार्टी का नेता है जो राष्ट्रपति एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के पश्चात प्राइम मिनिस्टर एक लिस्ट भेजेगा कि भाई किस किस को मंत्री बनाना है। अर्थात ये परामर्श देगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, है ना, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए। समझ में आया कि राष्ट्रपति को परामर्श देगा प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति के लिए। बता दिया ऑलरेडी मैंने, ये आर्टिकल 75 में लिख रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आर्टिकल 75 में लिख रखा है यही चीज जो मैंने पहले बताई कि 15% वाला, कि जो टोटल मंत्री होंगे, मंत्री कितने होंगे, 15% ऑफ लोकसभा सीट, ठीक है। लोकसभा सीट का मैक्सिमम 15% हो सकता है। ये भी 75 में लिख रखा है। देखो 75 में एक तो मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में लिख रखा है, दूसरा है कि कितने मंत्री होंगे, ठीक है, ये लिख रखा है। फिर यहाँ पे एक लिख रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर दल बदल के संबंध में दोषी पाया जाता है,
दल बदल के संबंध में कोई दोषी व्यक्ति है तो वो मंत्री नहीं बन सकता। ये लिख रखा है आर्टिकल 75 में, थर्ड चीज है जो तीसरी चीज ये लिख रखी है। चौथा लिख रखा है कि जो मंत्री होंगे वो क्या होंगे, सामूहिक रूप से लोकसभा में सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। अभी मैंने अच्छे से समझाया था, सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, ये चौथी चीज लिख रखी है आर्टिकल 75 में। अब पांचवी चीज ये लिख रखी है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो शपथ दिलाएंगे। वो भी कैसी शपथ दिलाएंगे, गोपनीयता की, कि भाई हमारे समक्ष कोई आया ऐसा मुद्दा हम पब्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी शपथ लेते हैं जो मंत्री होते हैं, और इन मंत्रियों को ये शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति खुद दिलाएगा, क्योंकि ये गोपनीयता की शपथ है। ठीक है, प्रधानमंत्री भी लेते हैं, मंत्री भी लेते हैं, तो ये गोपनीयता की शपथ हर किसी के सामने नहीं ली जा सकती, राष्ट्रपति खुद ही दिलाएंगे। ठीक है, अब ये है 6 नंबर पे ये लिख रखा है 6 महीने का प्रावधान। 6 नंबर पे क्या है, 6 मंथ का प्रावधान। 6 मंथ का प्रावधान आपको पता होगा कि भाई कोई व्यक्ति अगर मंत्री बनता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो संसद का सदस्य हो, है ना। संसद में लोकसभा राज्यसभा किसी का भी सदस्य होना जरूरी है, दोनों में से। मान लो कि कोई व्यक्ति है वो इन दोनों सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, इन दोनों सदन का सदस्य है ही नहीं है, ये जानता ही नहीं, ये सदन का सदस्य नहीं है, तब भी इसको मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते उसको विद इन 6 मंथ इन दोनों सदन में से किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, यहाँ घुसना ही पड़ेगा इसको 6 महीने के अंदर। अगर वो सदस्यता लेने में कैपेबल नहीं है, सदस्य नहीं बन पाता है संसद का, तो उसको अपनी जो मंत्री पद है वो छोड़ना पड़ेगा, ये मंत्री नहीं रहेगा 6 महीने पश्चात। ठीक है, अब देखो लास्ट चीज 7वें नंबर पे लिख रखी है आर्टिकल 75 में, वो वेतन के संबंध में लिख रखी है मंत्रियों के। अपन ने पहले ही देख लिया वेतन कि भाई मंत्रियों को वेतन है जो एक सांसद के रूप में मिलता है, लेकिन इनके जो भत्ते हैं, ठीक है, इनके भत्ते हैं जो थोड़े ज्यादा है सांसदों से। इनको भाई पर्सनल मकान दिया जाता है रहने के लिए, गाड़ी व्हीकल, इनकी सुरक्षा, ये सभी भत्ते भी इनके साथ साथ जुड़े जाते हैं, और इनके जो वेतन होते हैं समय समय पर संसद के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये सब अपन ने आज मंत्री परिषद के संबंध में पढ़ा।